हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो डियर फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं फिर लेके आया हूँ रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। अपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन का जो रूट पॉइंट था वो बताया था कि किस प्रकार से यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में कोई भी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब दी हुई आती है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। इज, आर, एम या वॉज वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, था, थी, थे, नाउन के बाद था, थी, थे आता है तो वॉज वर्ब, और नाउन के बाद है, हूँ, आता है तो इज, आर, एम लिख करके सीधा सीधा उसको बना देते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लगभग 8 नियम ट्रांसलेशन के लेके आया हूं, जो नियम आपके टेंस में बिल्कुल नहीं आते हैं। आपने टेंस पढ़े होंगे। टेंस में क्या आता है? रहा है, रही है, रहा था, रही थी, चुका है, चुकी है, इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको हमारे लिए रोजाना, हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। वो सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कैसे हम उसको अंग्रेजी में बोलना सीखें, या किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस यदि हमारे एग्जाम में भी आते हैं, ये वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, सीजीएल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, उनके लिए काम आता है। नंबर दूसरा, जुडिशियल डिपार्टमेंट में भी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एप्लीकेंट, अभ्यर्थी जो न्याय विभाग में एक ट्रांसलेटर की पोस्ट होती है, उसके लिए ये नियम विशेष कारगर हैं। आपको इन नियमों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मैं इन नियमों को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हेयर सब्जेक्ट, देन HV, MB, ऑब्जेक्ट एंड ETC। नाउ वी हैव टू स्टडी हेयर इन हिंदी। सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखनी है, फिर मेन वर्ब लिखनी है, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट और ETC। प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, कौन सा ऑब्जेक्ट दिया गया। यही चीजें मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आपको हिंदी सेंटेंस के अंत में जाकर के वहां देखना है। यानी कि आप जो सेंटेंस हिंदी का देखते हो, उस सेंटेंस को डायरेक्ट सीधे सीधे मत बनाइए। सेंटेंस के अंत में जाइए और अंत में जाकर के आप देखोगे कि उस सेंटेंस में जो भी वर्ब दी हुई है वो किसी विशिष्ट पहचान से जुड़ी हुई रहती है। आप उस वर्ब से, उस क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न करते हो तो आपका सब्जेक्ट आ जाता है। और यदि आप उससे वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट कौन या किसने का प्रश्न करते हो, क्या का या किसे या किसको का प्रश्न करते हो, ऑब्जेक्ट आ गया। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम क्या लगाते हैं वो आपके इन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन में दिया गया है। ओके, चलिए, सबसे पहले यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद, ध्यान रखना है, उस दिन का जो क्लास था, उस दिन की जो वीडियो थी, उसमें आपके लिए पहला नियम क्या था, और एक ही नियम मैंने आपको इसीलिए करवाया था कि वो नियम इन सब से अलग है बिल्कुल, क्योंकि उस नियम में, उस रूल में आपको कोई भी मेन वर्ब नहीं मिलेगी। यू विल गेट ओनली एंड ओनली एंड ओनली एनी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, बट इन दीज रूल्स यू विल गेट द वर्ब। मेन वर्ब आपको इसमें मिलेगी। चलिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद, मैं बहुत सारे उदाहरण भी यहां दूंगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल, क्रिया के बाद ना, नी, ने, है, हूं, है आता है तो इज, आर, एम, 2+MB फर्स्ट लगाते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है। कोई भी सेंटेंस यहां आ सकता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, तो मैं उससे मिलना है, तो मैं स्कूल जाना है, तो मैं ये एग्जाम क्रैक करना है। ये सेंटेंस इस प्रकार से आते हैं। तो आपको इस सेंटेंस के अंत में देखिए, नंबर 1 तो क्या दिया गया है, हूं, हैं, ये दिया गया है। और दूसरा ना, नी, ने। ध्यान रखना है
यदि आप किसी भी सेंटेंस के अंत में ना लगाते हो और सार्थक शब्द बनता है तो निश्चित रूप से ये नियम काम आएंगे, और सार्थक शब्द नहीं बनता है तो वो कोई नाउन होगी, वो कोई एडजेक्टिव होगा या वो कोई एडवर्ब होगा, उसमें आपको फिर इजारेम डायरेक्ट वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन जो कुछ दिया गया उसको लिख देते हैं। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, यदि नानी ने के बाद है हूँ आता है क्रिया के बाद, ये क्रिया दी हुई है पढ़ाना, इसके बाद क्या है नी, उसके बाद क्या है, तो आप क्या करोगे इजारेम 2 + MB फर्स्ट लगाते हैं। कौन से नियम में? इस नियम में और इस नियम में। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मुझे, क्या लगाओगे आई। HV हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे बताइए? हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे आई के साथ में एम, और फिर क्या लिखोगे 2 + MB। MB कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म आप लिखोगे। कौन सी MB है? पढ़ाना। आई एम टू टीच, ध्यान रखना पढ़ना रीड और पढ़ाने की टीच, आई एम टू टीच। फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या पढ़ानी है? अंग्रेजी। क्या लिख दोगे यहां? इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अभी हम दूसरे नियम की बात करते हैं। ना, नी, ने प्लस था, थी, थे आता है तो वॉज वर्ब 2 + MB फर्स्ट लगाते हैं। मैं इसी सेंटेंस में आपको ये समझा के बताता हूं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है के स्थान पर यदि आपका सेंटेंस होता मुझे अंग्रेजी पढ़ानी थी, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी थी, ये आ जाता तो ध्यान रखिए पढ़ाना नानी ने था, थी, थे आता है तो क्या लगाते हैं? वॉज वर्ब 2 + MB फर्स्ट लगाते हैं, यानी कि आई एम के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई वॉज टू टीच इंग्लिश, आई वॉज टू टीच इंग्लिश। दोस्तों ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, टेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय टेंस? टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समय। ऐसा समय जो इंसान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है वो टेंस कहलाता है। और टेंस का मतलब ही ट्रांसलेशन है, मीन्स टू से द चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब कॉल्ड टेंस। सहायक क्रिया और मुख्य क्रियाओं का परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। किसी में सहायक क्रिया डू डज, किसी में इजारम, किसी में हैजव, किसी में हेल्पिंग बीइंग, किसी में डिड, किसी में बाज वर्ब, किसी में हेड लगाते हैं, किसी में हेड भी लगाते हैं, किसी में विल सेल, किसी में विल सेल, किसी में कैन, किसी में शोड, किसी में मस्ट। ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं, आपको ये याद रखनी है। मैं उस दिन क्लास में आपको बता दी थी। ये 24 होती हैं। इजारम, वॉज वर्ब, हैजव, हेड, डू डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought, टू, यूज्ड, टू, डेयर और नीडंट। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ध्यान रखना है। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, अभी आपका सेंटेंस है पढ़ता है, पढ़ती है, ये आ जाता है तो कैसे आता? मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, ऐसे आ जाता तो क्या लगाते? देखिए पढ़ानी पड़ती है, हैज टू या हैव टू। आई के साथ क्या लगा दोगे? हैव टू। आई हैव टू + MB फर्स्ट। MB फर्स्ट क्या लिखोगे? टीच इंग्लिश। और यदि इसी सेंटेंस में ये आ जाता आई हैव टू के स्थान पर यहां आ जाता पढ़ानी पड़ती थी, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती थी, ये आता है इसमें। या मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी, मुझे तुम्हें बताना पड़ा, उसे वहां जाना पड़ा, उसे खाना खाना पड़ा, ऐसे आता है तो क्या लगाते हैं? हैड टू लगाते हैं। फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाता? आई हैड टू टीच इंग्लिश, इस तरीके से बन जाता आई हैड टू टीच इंग्लिश। अभी ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसे गोल गोल नहीं घूमना है, हमें बिल्कुल गोल गोल नहीं घूमना है। हमें एक ही सेंटेंस में वो सारी चीजें समझनी हैं जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। हमें टेंस सीख करके पूरा गोल नहीं घूमना है, क्योंकि ऐसा सीख करके हम उन चीजों से वंचित रह जाते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होती हैं। टेंस आपने पढ़े हैं, हमने भी बहुत पढ़ाए हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं जो उनको अचीव करना ही चाहिए। चलते हैं आगे। पढ़ेगा पढ़ेगी आता है, इसमें ही आता पढ़ेगा पढ़ेगी। ओके, पढ़ेगा पढ़ेगी ये आता है तो आप क्या लिखते? मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, ये आता है। तो यहाँ हैड टू के स्थान पर हम क्या लिख देते? विल या शैल हैव टू, विल या शैल हैव टू।
आई शैल हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। ये सेंटेंस आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। क्या लिख देते आप? आई शुड टीच इंग्लिश, आई शुड टीच इंग्लिश। नानी ने चाहिए था, ऐसे आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए थी, इस प्रकार से आता है। तो आई शुड और शुड के बाद क्या लगा देंगे? हैव। ध्यान रखना केवल इसका अंतर है। आई शुड हैव, टीच की थर्ड फॉर्म क्या लगा दोगे? टॉट। आई शुड हैव टॉट इंग्लिश, क्योंकि यहां आप किसका प्रयोग करोगे? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ध्यान रखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, आई कुड टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा सका, आई कुड टीच इंग्लिश। कहने का मतलब यह है कि एक ही सेंटेंस में वो सारी चीजें आपको समझनी है जो समझनी चाहिए। ऐसे ही ये सहायक क्रियाएं बदलती रहती हैं, मुख्य क्रियाएं बदलती रहती हैं और आपका टेंस भी बदलता रहता है। एक दिन का रूल्स फॉर ट्रांसलेशन और है, 8 रूल ये करा दिए, एक रूल उस दिन करा दिया था और अभी 5-7 रूल आपके और दिए गए हैं, वो अगले क्लास में हम उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेने वाला हूं ऐसे एप्लीकेंट जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, जिनके लिए ये रूल्स फॉर ट्रांसलेशन आते हैं। एक दिन आपको ट्रांसलेशन के जितने भी रूल्स हैं उनको कराने के बाद अगले वीडियो में आपके लिए इनके सारे के उदाहरण आपको कराए जाएंगे, एग्जाम्पल्स आपके लिए कराए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी मिलने वाला हो, रीट और पटवार के जो सिलेबस है वो भी अपन यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं इसी चैनल पर। इसीलिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इसको शेयर कीजिए। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।